जैसे जैसे गुजरात के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला कॉनमैन महाठग सुकेश चंद्रशेखर का है, जिसने आरोप लगाया है और उसके आरोप का जांच के आदेश एलजी ने दे दिए हैं। इसके बाद दोनों पार्टियां फिर से आमने सामने आ गई हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के नाम लिखी महाठग सुकेश चंद्रशेखर की इस चिट्ठी ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। 7 अक्टूबर को दिल्ली के एलजी के नाम लिखी गई इस चिट्ठी में चंद्रशेखर ने जैन पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उसने अपने लेटर में लिखा है कि वो जैन को 2015 से जानता है। चंद्रशेखर का दावा है कि उसे आपकी अहम जिम्मेदारी और दक्षिण में बड़े पद का आश्वासन मिला था। इसके अलावा राज्यसभा में भेजने के लिए मदद का भरोसा दिलाने के बाद उसने आपको 50 करोड़ रुपए का दान दिया था। साथ ही ये भी लिखा है कि जेल में सुरक्षित रहने और बेसिक सुविधाओं के लिए उससे हर महीने 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी की मांग की गई। सत्येंद्र जैन ने उसे डीजी जेल संदीप गोयल को भी 1.5 करोड़ रुपया देने को कहा। जैन ने गोयल को अपना भरोसेमंद सहयोगी बताया था। ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। तो ये सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं। जोरदार मित्रता थी इनके बीच में और ये एक चिट्ठी में सामने आया है। सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूं और तब से सत्येंद्र जैन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। इस आरोपों को खारिज करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये गुजरात में मोरबी में हुए पुल हादसे से लोगों का ध्यान भटकाने की भाजपा की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं, तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है। आरोप गंभीर हैं, जाहिर तौर पर जांच होगी, यानी साफ तौर पर आने वाले दिनों में भी सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम नहीं होने वाली। सुकेश चंद्रशेखर पर लगभग 15 मामले हैं, जिनमें जालसाजी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं और अलग अलग जांच एजेंसियां इन सभी मामलों की जांच कर रही है। अब एक ये ताजा मामला सामने आया है जिसमें एक्सटॉर्शन जैसे आरोप सामने आ रहे हैं। जाहिर तौर पर एक लंबी फेहरिस्त जो जांच एजेंसियां पहले से जांच रही हैं, उनमें ये मामला जुड़ जाएगा। नई दिल्ली से अपने सहयोगी मुकेश और साथ में शरद शर्मा के साथ मैं नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इधर ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने कल लाठीचार्ज किया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा किसान घायल हो गए। एक समान मुआवजा, नौकरी और अन्य मांगों को लेकर एनटीपीसी के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों और महिलाओं की पुलिस से नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने पहले पानी की बौछार कर किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन 24 गाँव से आए सैकड़ों किसान जब पीछे नहीं हटे तो किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें घायल हुए किसानों का इलाज के लिए अस्पताल में प्राथमिक इलाज चल रहा है। उनका लाठीचार्ज के बाद किसानों ने दादरी के विधायक तेजपाल नागर के घर घेराव कर दिया, जहां पर भारी पुलिस की बल की तैनाती की गई। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात गंभीर बने हुए हैं, हवा में गति नहीं है और पराली जलने के चलते प्रदूषण की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। हमने सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश की है कि आखिर दिल्ली गैस चैम्बर में क्यों तब्दील हो जाती है और इस मौसम में हम क्या एहतियात बरत सकते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में दिल्ली एनसीआर की जगह लाल और पीला रंग दिख रहा है, जो प्रदूषण की वजह से है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गति ना के बराबर होने की वजह से मंगलवार को AQI 431 को पार कर गया, जो खतरनाक की श्रेणी में आता है। बीते 3 दिनों के अगर आंकड़ों को देखें तो आनंद विहार में 31 अक्टूबर को PM 2.5 का औसत 407 था, 30 अक्टूबर को 405 और 29 तारीख को 411 था। दिल्ली के प्रदूषण में पराली की क्या हिस्सेदारी है, ये समझने के लिए
अब हम आपको मौसम विभाग के सैटेलाइट की तस्वीरों को दिखाते हैं, जहां पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के लाल पॉइंट आपको दिख रहे हैं। इन लाल पॉइंट्स के साथ ही दिल्ली, एनसीआर और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर स्मॉग की एक परत दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में 30 अक्टूबर को पराली जलाने के 1761 मामले और 31 अक्टूबर को 2131 मामले सामने आए, जबकि पिछले साल पंजाब में आज की तारीख तक 13,259 मामले थे, जो इस साल बढ़कर करीब 16,000 हो गए हैं। जबकि हरियाणा में 30 अक्टूबर को 112 मामले और 31 अक्टूबर को 70 मामले सामने आए हैं। इन सब का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर वीके सोनी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 2 दिन बाद हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रदूषण है उसका डिस्पर्शन नहीं हो पा रहा है, यानी कि एक्यूमुलेट हो रहा है वो इसी दिल्ली एनसीआर के ऊपर ही। अच्छा। और आज ये सीवियर कैटेगरी में है और कल भी ऐसी संभावना है कि सीवियर कैटेगरी में बना रहेगा, लेकिन उसके बाद इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा और ये, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट के बाद भी ये वेरी पुअर कैटेगरी में रहेगा कुछ दिन। अच्छा, तो हम थोड़ी सी उम्मीद करें कि कल कुछ हवा चलने से इम्प्रूवमेंट होगी। जी हाँ, हवा चलने से और इसकी विंड की डायरेक्शन भी कल थोड़ा सा साउथ ईस्टर्ली रहने की संभावना है। अच्छा। तो उस कारण से प्रदूषण का स्तर थोड़ा सा सुधार आएगा उसमें। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की ये चादर लोगों को बीमार कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक इन दिनों छोटे बच्चों, अस्थमा और सांस के मरीजों समेत हार्ट और लंग की बीमारी से जूझ रहे लोग बाहर निकलते समय कुछ एहतियात बरतें। सबसे पहले हो सके तो आप घर से बाहर ना निकलें, अनलेस की बहुत ज़रूरी हो घर में रहें। अगर घर से बाहर जाना ही है तो N95 मास्क का प्रयोग करें, उससे नीचे की क्वालिटी के मास्क आपको प्रदूषण से नहीं बचा पाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आप अच्छा फल फ्रूट खाएं, ताज़ी सब्जियों का प्रयोग करें, अपनी पानी की मात्रा अच्छी रखें, जिसको हम अंग्रेज़ी में वेल हाइड्रेटेड कहते हैं, वो आप रहें, ये आपको प्रदूषण से बचाएगा। और फाइनली अपनी दवाइयाँ बिल्कुल टाइम पे लें। अगर आप एस्थमा के मरीज हैं अपने इनहेलर्स ठीक से लें, अगर आप हार्ट के पेशेंट्स हैं अपनी हार्ट की दवाइयाँ ठीक से लें। ये आपको इन गंदे दिनों में जब प्रदूषण का लेवल बहुत हाई है, इनसे आपको बचा के रखेगा। बढ़ते प्रदूषण की वजह से सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम 3 को लागू कर दिया है, जिसके तहत डीजल से चलने वाले BS4 गाड़ियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन पराली जलाने की समस्या को दूर करने के लिए अब भी सरकार को काफी कुछ करना है। पंजाब लगभग 20 मिलियन टन पराली जनरेट करता है। अगर हम उसका एकरेज देखें पैडी का, 20 मिलियन टन में से मान लीजिए 1.1 से 1.5 मिलियन टन जो है वो एक्स-टू यूटिलाइजेशन मतलब पावर प्लांट्स, पेपर मिल, सीमेंट इंडस्ट्री, उसमें उसका इस्तेमाल होता है। जो बाकी का बच रहा है उसको इंस्टीट्यू यूटिलाइजेशन कोशिश कर रहा है इनकॉर्पोरेट करने की फील्ड में। लेकिन इन चैलेंजेस को एड्रेस करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ इम्प्लीमेंट्स और फार्मर्स को न्यूआंस्ड इन्फॉर्मेशन की इम्प्लीमेंट्स को किस तरह यूज़ करना है वो पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रदूषण की समस्या हाल फिलहाल के दिनों में दूर नहीं हो सकती है, या हम हवा के चलने का इंतजार करते रहेंगे? बीते कुछ सालों में प्रदूषण के मामलों में तो कम से कम यही होता रहा है। नई दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। हवा में प्रदूषण के बाद अब बात सड़क की। साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद अब मुंबई पुलिस ने कार की पिछली सीट पर बैठने वालों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। पहले 1 नवंबर यानी कल से ही सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कार्रवाई की बात थी, लेकिन अब इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने का फैसला किया गया है। 11 नवंबर से ई चालान काटा जाएगा। दरअसल टैक्सी और ट्रांसपोर्ट यूनियन ने व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज की है। सर गुड मॉर्निंग सर, पुलिस अभी जुर्माना नहीं लगा रही है, प्यार से बात कर जागरूक कर रही है, लेकिन 10 दिन बाद यानी कि 11 नवंबर से कानून नहीं मानने वालों का चालान कटने लगेगा। मुंबई में अब कार की पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। आपको पहले से जानकारी थी कि आज से अनिवार्य किया गया है? जी, और उन्होंने भी मुझे इन्फॉर्म किया था। अच्छा, उन्होंने कहा आपको? जी बिल्कुल। आपको निर्देश दिया गया कि बताइए आप सभी को कि जी हाँ, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है
और गवर्नमेंट ने भी अलग लागू कर दिया 1 नवंबर से। और सबसे बेटर है कि अपनी सेफ्टी बहुत अच्छी है ये चीज। तो जो जागरूक हैं वो पहन रहे हैं सीट बेल्ट इस तरह, लेकिन अभी बहुत से लोग हैं जो कि सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं, तो उन्हें इस तरह से समझाया जा रहा है कि आप सीट बेल्ट को जरूर पहनें। हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आप और आपके फैमिली मेंबर जो भी गाड़ी से ट्रैवल करता है वो सीट बेल्ट पहन के ट्रैवल करे, जिससे आपका खुद को कुछ दुखापत न हो, इंजरी न हो, जान को कुछ खतरा ना हो। इसलिए हम लोगों में अवेयरनेस कैंपेन में हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कर रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 194B1 के तहत कार में बैठे सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 200 रुपए जुर्माना का प्रावधान है। लेकिन एक आम धारणा है कि सिर्फ कार में आगे बैठे ड्राइवर और यात्री को ही सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। 4 सितंबर को टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। पता चला कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, इसलिए एयरबैग नहीं खुला, जबकि आगे बैठे दोनों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, इसलिए एयरबैग खुलने से दोनों की जान बच गई। मुंबई पुलिस ने उस हादसे को एक सबक की तरह लेते हुए अब कार में पिछली सीट पर बैठे यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाने के मामले में सख्ती का फैसला लिया है। हालांकि टैक्सी ड्राइवरों में इस फैसले को लेकर नाराजगी और घबराहट है, क्योंकि कई टैक्सियों में पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं है या फिर कुछ ने निकाल रखी है। हम लोग का धंधा पानी नहीं है, 500 से 15 कर दिया, और हम लोग कभी बोनी भी नहीं करते। 150 रुपए का अगर बोनी किया, फोटो खींच लिया। पहले कैसे सिटी मारते थे गाड़ी बढ़ाओ, अभी सिटी नहीं मारे, कुछ नहीं, जो मोबाइल है पीछे से आएगा फोटो खींच लेते हैं। उसमें हमको दिक्कत ऐसी होगी कि कभी 500 रुपए में धंधा होता है तो 1500 फाइन आएगा, तो कहाँ से भरेगा। सर सिटी में हमारी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 50 के अंदर की होती है, और हर तरीके के पैसेंजर बैठते हैं, चाइल्ड बैठते हैं, सीनियर सिटीजन बैठते हैं, लेडीज बैठती हैं। तो सिटी में मुझे ऐसा नहीं लगता कि हर 10 कदम 15 कदम 100-150 किलोमीटर के पैसेंजर ज़्यादातर लोकल होते हैं हमारे बीच में, तो सीट बेल्ट अनिवार्य मुझे नहीं लगता सर। मुंबई में तकरीबन 40,000 काली पीली टैक्सी हैं। मुंबई टैक्सी मैन यूनियन ने भी यात्री के सीट बेल्ट नहीं पहनने पर ड्राइवरों पर कार्रवाई का विरोध किया है। अगर वो ड्राइवर को पर एक्शन होगा तो इसके लिए विरोध था हम लोग, नंबर 1। नंबर 2, 3 पैसेंजर बैठेंगे, 2 सीट बेल्ट है, क्या करेंगे? उन्होंने बोल दिया कि नहीं, साइड वाला जो लगाओ पैसेंजर बैठेंगे और बीच वाला जो पैसेंजर नहीं पहनेगा, तो ठीक है हम लोग, क्योंकि ये सब क्लैरिफिकेशन मांगता था। कल उसने क्लैरिफाई किया। टैक्सी यूनियन की तरह ट्रांसपोर्ट यूनियन ने भी सभी ट्रकों में सीट बेल्ट नहीं होने का हवाला दिया है। जहां पर परिवहन उद्योग, हमारे ट्रकर्स की बात है या हमारे जो पैसेंजर ढुलाई बसेस करती हैं, इनमें जो समय दिया गया है बहुत कम है। अगर इसको सख्ती से लागू किया गया तो काफ़ी हमें दिक्कतें आएंगी। यही वजह है कि पहले 1 नवंबर से कानून को लागू करने का दावा करने वाली मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अब 10 दिन बाद यानी 11 नवंबर से सख्ती करने का फैसला किया है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां मिलने के बाद अभिनेता सलमान खान को Y+ सुरक्षा दी गई है। इससे पहले सलमान खान के पास X कैटेगरी की सुरक्षा थी। दरअसल सलमान खान को फिर से धमकी की चिट्ठी मिली है। अक्षय कुमार और अनुपम खेर के पास X कैटेगरी की सुरक्षा है, यानी हर शिफ्ट में 3 सुरक्षा अधिकारी इसके लिए हिफाजत के लिए रहेंगे। मध्य प्रदेश में इस बार धान की फसल लहलहा रही है। मंडियों में धान की खूब आवक हो रही है। हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद 25 नवंबर से शुरू होगी। इसके लिए 1200 खरीद केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ धान की मिलिंग भी कराई जाएगी। देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की एक कतार विदिशा मंडी की है। सोमवार को ही यहाँ 14 करोड़ रुपए का कारोबार हो गया, जबकि 15,000 से ज्यादा बोरियां तुलने के इंतजार में रहीं। किसानों बहुत फायदा है, 32-33 तक बिक रहा है हमारा। किसानों बहुत फायदा है। धान सब तरह की आ रही, सारी वैरायटी यार, 1509, 1121, 1718, पूसा, सुगंधा। समर्थन मूल्य से ज्यादा भी रेट मिल रहे हैं। समर्थन मूल्य से बहुत ज्यादा रेट मिल रहा है, 1000 रुपए ज्यादा बिक रही है। अच्छी वैरायटी 3032-33 तक। इस बार पिछले साल की अपेक्षा हाँ 25%, 30% रेट वृद्धि हुई है इस साल बाजार में। क्रॉप भी अच्छी है और फसल भी पिछले साल से अच्छी आ रही है। रायसेन मंडी में 900 ट्रॉलियों में 20,000 क्विंटल से अधिक धान पहुंचा। भीड़ इतनी थी कि 10 लाइनों में ट्रॉली खड़ी करवानी पड़ी।
मोटा धान तो बाद में तुलेगा, लेकिन बासमती और दूसरे धान मंडी पहुंच गए हैं। हालांकि हर किसान को समान भाव नहीं मिल रहा, जिसका दोष वो कारोबारियों को दे रहे हैं। चमा के 2600 गई, वही धान 3300 तक जा रही है, वही हसिया वाली 2600 दी उनने, कोई अंतर है नहीं है। बगल की ट्राली 3200 गई, इससे ज़्यादा तो व्यापारियों का मनमर्जी राज चल रहा है, वो तो देख ही नहीं रहे, कोई देख रहा है, कोई बोल रहा है भाव। सेठों की मनमर्जी चल रही है, हिसाब से कोई फायदा नहीं मिल रहा किसान। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि एक ट्राली का रेट बढ़ाते हैं और एक का कम कर देते हैं, तो सही से मार्जिन नहीं मिल पा रहा किसान के लिए। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में सरकार ने 606.19 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की थी। पंजाब से सबसे ज्यादा 36,623 करोड़ रुपए की धान खरीदी गई थी। मध्य प्रदेश इस लिस्ट में 8,889 करोड़ रुपए का धान बेचकर छठे नंबर पर था। राज्य में इस साल 34 लाख हेक्टेयर में धान की बोनी हुई है। इस तस्वीर के दो मायने हैं। जो हितग्राही हैं उनकी कीमत पर जो गैर हितग्राही हैं, यानी मेरे आपके अर्थशास्त्रियों जैसे लोग जो शहर में बैठे हैं, उन्हें लगेगा कि किसानों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर ये है कि ये पतला धान है, बासमती है या अच्छे क्वालिटी का चावल है, जिसे कारोबारी बेचकर 100, 150, 200 रुपये तक कमा रहे हैं, जबकि किसान को 34 या 35 रुपये अधिकतम मिल रहे हैं। कुल मिलाकर जो ये पतला चावल है, इसके खेल में कारोबारी मोटा माल कमा रहे हैं और किसान ठगा जा रहा है। रायसेन से नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और महंगाई के मोर्चे पर कई चुनौतियां बनी हुई हैं। आम जरूरत की कई सब्जियां काफी ऊंचे दाम पर बिक रही हैं, जिससे लोग खासे परेशान हैं। महंगाई पर RBI की कल एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें देश की बढ़ती महंगाई को रोकने के नए उपायों पर चर्चा होगी। दिल्ली की सब्जी मंडियों में महंगाई का असर हर तरफ दिखाई देता है। पालक, मेथी से लेकर तोरी और मटर तक काफी महंगे रेट पर बिक रहे हैं। बढ़िया वाला पालक कितने रेट का? 50 रुपए का। 50 रुपए किलो है? हाँ जी। पर ये साग इतने महंगे क्यों हो गए? महंगे बारिश की वजह से, माल मतलब बाहर से कम आएगा तो महंगा है, और जब ज्यादा सर्दी पड़े लगे तो फिर हो जाएगा। अच्छा, और मेथी का क्या रेट है? मेथी 40 रुपए 50 रुपए किलो, बढ़िया है। तो एक हफ्ते पहले पालक का क्या रेट था? एक हफ्ते तो 100 रुपए, 80 रुपए, 60 रुपए रहा। ओखला मंडी में मंगलवार को मटर का रेट 100 से 120 रुपए किलो रहा। तोरी अब भी 60 रुपए प्रति किलो बिक रही है, जबकि अदरक की कीमत पिछले एक हफ्ते में 40 रुपए महंगी होकर 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। निहाल, ये मटर का रेट पिछले 2-3 दिन में क्या रहा? 120 था, अब 100 हो गया जी। अब और कम कीजिए, ज्यादा ही हो रहा है, समझ लो बढ़ ही रहा है जी। एक हफ्ते में इसमें 40 रुपए किलो का उछाल आ गया है। हाँ। माल कमती आ रहा है और भाड़ा इतना ज़्यादा हो चुका है, जो कि ट्रांसपोर्ट का जो कि भाड़ा ज़्यादा महंगा हो रहा है, माल पे महंगाई आ रही है। ओखला मंडी में टमाटर की खुदरा कीमत 3 दिन पहले 50 रुपए प्रति किलो थी, जो मंगलवार को घटकर 40 रुपए प्रति किलो हो गई। लेकिन देश के 38 शहरों में टमाटर पिछले एक महीने में 10 रुपए प्रति किलो या उससे ज्यादा महंगा हुआ है। ओखला मंडी में सब्जी खरीदने आए ग्राहक परेशान हैं। सब्जियां ऊंची कीमत पर बिक रही हैं, उनका किचन का बजट बिगड़ गया है। अभी 20-100 रुपया लेके घूम रहे, कहाँ सस्ता मिलेगा तो लेंगे, है ना। 60 रुपया से नीचे तो है ही नहीं कोई सब्जी। 10 परिवार है, खर्चे चलाना तो बड़ा मुश्किल है आजकल। और तेल देखिए 350 रुपया के मिल रहा है 2 किलो, तो कहाँ से खाएंगे? पूरा खर्चा नहीं हो रहा है आजकल के महंगाई। खर्चा बढ़ गया, कमाई है ही नहीं, खर्चा बढ़ गया। कौन सी सब्जी महंगी हुई है, मतलब जो आप खरीदते थे? ये हरी सब्जी सभी महंगी है, कोई 60 रुपए से नीचे ही नहीं है। अच्छा। शिमला मिर्च 80 रुपए किलो है आज, और अब से पहले मैंने लिया था 40 रुपए किलो। और हरी सब्जी कोई भी करेला थे 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, आज वो भी 40 रुपए से नीचे नहीं है। 40-50 थोड़ा सही है तो 60, उसको भी इतना महंगा दे रहे हैं। पालक 20 रुपए में 1 किलो आता था, वो भी 40 रुपए से नीचे का नहीं है 1 केजी। अगर थोड़ा साफ सुथरा देख के लोगे तो वो भी 50-60। दरअसल महंगाई दर पिछले एक साल में काफी ज्यादा बढ़ी है, जिसका असर देश भर की सब्जी मंडियों में दिख रहा है।
सितंबर 2021 में खुदरा महंगाई दर सिर्फ 4.35% थी, जो सितंबर 2022 में बढ़कर 7.41% हो गई। सब्जियों की कीमत पिछले एक साल में 18.05% महंगी हुई है। दलील ये दी जा रही है कि हाल की बारिश में कई फसलें खराब हुई हैं और पेट्रोल डीजल महंगे होने से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ा है। ये पिछले साल से तो इस साल बहुत ज्यादा महंगी हो रही है। इस समय तो सस्ता हमें मिलता था, इस समय तो काफी सस्ता मिल जाता। हरी सब्जियां तो हमेशा सस्ती मिल जाती थी। इस टाइम तो पैदावार 30 रुपए मिल जाती थी, यहाँ आके हमको 30 मिल जाती थी। लेकिन अब तो सीधे 60 बोल रहे हैं, 80 बोल रहे हैं। पालक का भी उसने 50 रुपया की 2 गड्डी दे रहा है। हमने कहा किलो लगाओ, 50 का तो नहीं लगा रहा है। हमारे दरवाजे का रेट यहाँ का कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा महंगा कर रखा है। पालक 50 रुपया दे रहा है, बताओ। अब महंगाई नियंत्रित करने में आ रही चुनौतियों की समीक्षा के लिए 3 नवंबर को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक अहम बैठक हो रही है। अब महंगाई के मोर्चे पर बड़ी होती चुनौती से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने गुरुवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें महंगाई को नियंत्रित करने के नए विकल्पों पर चर्चा होगी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर आने वाले दिनों में क्या बड़े फैसले करते हैं। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। केरल के तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु का पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में भगवान विष्णु को श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से एक पालकी पर ले जाया जाता है और समुद्र में अनुष्ठान स्नान करवाया जाता है। इस जुलूस की खास बात यह है कि इसके निकलने के दौरान तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट 5 घंटे के लिए बंद रहता है। ये मान्यता है कि जुलूस के दौरान एयरपोर्ट के रनवे पर भगवान विश्राम करते हैं। ये एयरपोर्ट साल में 2 बार अपनी सेवाओं को निलंबित करता है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के लक्ष्मीनगर इलाके में एक गाय की मौत का मातम मना हुआ है। रानू नाम की इस गाय से क्षेत्र के लोग काफी अपना तो रखते थे। लोगों का गाय से लगाव का ये हाल था कि बकायदा नगर निगम की गाड़ी पर शव रखकर अंतिम यात्रा निकाली गई। कई लोग रोते हुए देखे गए और 100 से ज्यादा साड़ियां भी दान की गई। तय जगह पर पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।